जय श्री राम। साइकोलॉजी स्मार्ट स्टडी क्लास 13 रहेगी, यानी 13 नंबर आज की क्लास रहेगी। और साइकोलॉजी स्मार्ट स्टडी 13वीं क्लास के अंतर्गत आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बुद्धि। बुद्धि का अर्थ और वह उसके प्रकार, यानी कंप्लीट प्रकार तो यहाँ पे इस क्लास में नहीं आ पाएंगे, लेकिन लगभग प्रकार है वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो बुद्धि का अर्थ और बुद्धि के प्रकार, यानी बुद्धि से संबंधित अपने आज का यहाँ पे अध्ययन करेंगे, जो आपके तमाम एग्जाम से संबंधित काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो आप इस क्लास को पूरा देखें और इस टॉपिक को आप तैयार करें। शॉर्ट में आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, और ये जो पूरी क्लास बुद्धि के प्रकार हैं वो डायग्राम्स के साथ समझाए गए हैं। यानी यहाँ पे एक जो बुद्धि के सिद्धांत हैं, बुद्धि के जो प्रकार हैं, वो क्या है कि अपने वैसे समझ में नहीं आते हैं, और डायग्राम्स के साथ यदि उसको समझें तो वो हमारे तुरंत हमारे समझ में आ जाते हैं, और वहां से कोई क्वेश्चन निकलता है तो हमारा क्वेश्चन गलत भी नहीं होता है। तो इसलिए आज बुद्धि के टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, और वही पिक्चर्स के साथ अपने समझेंगे सिद्धांतों को। बुद्धि, इंटेलिजेंस, यानी हिंदी में बुद्धि कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंटेलिजेंस। तो बुद्धि इंटेलिजेंस से संबंधित अपने यहाँ पे अध्ययन करने जा रहे हैं। चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। बुद्धि किसे कहते हैं, पहले अपने को ये समझना है कि बुद्धि कहते किसे हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि बुद्धि किसे कहते हैं, क्योंकि ये तमाम मनोवैज्ञानिकों के एक दुविधा का विषय रहा है कि बुद्धि अपने किसे कहें, बुद्धि किसे कहते हैं। आईक्यू लेवल से तय होती है बच्चों की प्रतिभा, यानी आईक्यू लेवल से तय होती है बच्चों की प्रतिभा। तो यहाँ पे बुद्धि के साथ एक आईक्यू और आ जाता है। तो इंटेलिजेंस क्वोटिएंट जिसको अपन कहते हैं, आईक्यू शॉर्ट में आईक्यू कहते हैं। तो यहाँ पे इसका वर्गीकरण दिया गया है। और बुद्धि का सबसे पहले बिने ने बुद्धि पे काम किया था, उसके बाद साइमन, टर्मन, स्टार्न, इन्होंने इस पे कार्य किया। तो इन्होंने अपने आईक्यू के बारे में जाना, आईक्यू के बारे में बताया, एक तालिका दी, उसका एक निर्धारण किया। जैसे यहाँ पे दिया गया 90 से कम जो होती बुद्धि होती है वो कमजोर होता है। 90 से 110 औसत बुद्धि वाले विद्यार्थी होते हैं, और 110 से 150 तेज बुद्धि वाले विद्यार्थी होते हैं, और 150 से ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं, जिसको अपने गॉड गिफ्ट कहते हैं। तो इस प्रकार ये बुद्धि का वर्गीकरण यहाँ पे अलग अलग रूप से किया गया है। तो आगे इसके बारे में जानेंगे अपने पूर्ण रूप से। सबसे पहले अपने बुद्धि के अर्थ के बारे में जाने, बुद्धि क्या है, बुद्धि के बारे में अपने जाने। तो यहाँ बुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी गई है। तो आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि आपके शॉर्ट में नोट्स बन जाएंगे तो एग्जाम के जब आप नज़दीक रहोगे तो उसमें क्या है कि जल्दी जल्दी अपना स्टडी करके और पूरे सिलेबस को हम कम समय के अंतर्गत निकाल सकते हैं। तो साथ साथ में आप शॉर्ट में नोट्स बनाइए, और अच्छी प्रकार से पूरी क्लास को देखिए। वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास को देखना है, तब जाकर के हम इस पूरे टॉपिक को समझ पाएंगे। और इस जो टॉपिक्स ये कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में वैकल्पिक जो क्लास है, मैं विकल्पात्मक क्वेश्चन पेपर की क्लास में लेकर के आऊँगा। तो जब आपको पता चल जाएगा कि हमारे किस टॉपिक्स की कितनी तैयारी हमने की है, अपने, तो उसके हिसाब से अपने क्या है वापस रिवाइज अपने कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सुधार कर सकते हैं। बुद्धि शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से व्यक्ति की तत्परता, उसकी तात्कालिकता और उसके समायोजन और समस्या समाधान की क्षमताओं के संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। मानव की समस्त मानसिक क्रियाओं और योग्यताओं के योग को ही बुद्धि कहते हैं। यानी बुद्धि किसे कहते हैं, मानव की समस्त मानसिक जो क्रियाएं होती हैं, योग्यताएं होती हैं, और उनका जो योग होता है मानसिक क्रियाओं और योग्यताओं को, उसको ही अपने क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। वैसे बुद्धि शब्द प्रयोग प्राचीन काल से ही व्यक्ति की तत्परता, उसकी तात्कालिकता और उसके समायोजन और समस्या समाधान की क्षमताओं के संदर्भ के रूप में किया जाता रहा है। प्राचीन काल में बुद्धि रटने का परिचायक मानी जाती थी। बुद्धि वह योग्यता है जिसके माध्यम से व्यक्ति विचार विमर्श करता है, निर्णय लेता है, नियंत्रण करता है, सोच समझकर उपयोगी अनुपयोगी का चयन करता है, तथा वातावरण की परिस्थिति का शिकार नहीं बनता है। वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता, सीखने की योग्यता, अमूर्त और मूर्त चिंतन करने की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, इन सब योग्यताओं के समन्वय की दक्षता का नाम क्या है, बुद्धि है। यानी विस्तृत रूप से अपने कहें तो बुद्धि अपने किसे कहेंगे, तो यहाँ बड़े अच्छे प्रकार समझाया गया है कि प्राचीन काल में केवल रटने का परिचायक मानी जाती थी, लेकिन बुद्धि वह योग्यता है जिसके माध्यम से व्यक्ति विचार विमर्श करता है,
निर्णय लेता है, नियंत्रण करता है, सोच समझकर उपयोगी और अनुपयोगी का चयन करता है, वातावरण की परिस्थिति का शिकार नहीं बनता और वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता, सीखने की योग्यता, मूर्त और अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, इन सब योग्यताओं के समन्वय की दक्षता का नाम क्या है? बुद्धि है। तो इस प्रकार अपने बुद्धि को अच्छी प्रकार से अपने समझ सकते हैं कि बुद्धि है क्या। उसके बाद आगे अपने चर्चा करते हैं कि बुद्धि है क्या, बुद्धि क्या है, इस पे अपने को ध्यान देना है कि बुद्धि क्या है। तो बुद्धि क्या है, इस संबंध में प्राय मनोवैज्ञानिकों में हमेशा मतभेद रहा है। इस मतभेद को समाप्त करने के लिए कई मनोवैज्ञानिक अनेक बार इकट्ठे हो चुके हैं। सन 1923 में विश्व के मनोवैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन हुआ, जिस पर रोस ने लिखा है कि वे यह निश्चित नहीं कर सके कि बुद्धि में स्मृति, कल्पना, भाषा, अवधान, ग्रामक योग्यता, संवेदना सम्मिलित है अथवा नहीं है। यानी यहाँ पे बुद्धि क्या है, इस संबंध में प्राय मनोवैज्ञानिकों में ऐसा मतभेद रहा है। और इन्होंने क्या किया कि इस मतभेद को समाप्त करने के प्रयास हुए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो कई मनोवैज्ञानिक इसके बारे में इकट्ठे भी हो चुके हैं। सन 1923 में विश्व के मनोवैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन हुआ, यानी इस पे अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन हुआ, जिस पर रोस ने लिखा है, क्या लिखा है? वे यह निश्चित नहीं कर सके कि बुद्धि में स्मृति, कल्पना, भाषा, अवधान, गामक योग्यता या संवेदना सम्मिलित है अथवा नहीं है। इसके बाद स्पीयरमैन ने भी अपने कोटेशन में लिखा है कि हमारी विभिन्न योग्यताओं में संगीत, गणित, यंत्र संबंधी कार्य आदि में जी फैक्टर विद्यमान होता है, जिसका संबंध बुद्धि से होता है। बुद्धि व्यक्ति को भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक आदि कार्यों में अंतर करने की योग्यता प्रदान करती है। यानी स्पीयरमैन ने इसको अच्छी प्रकार से समझाया। स्पीयरमैन ने कहा कि हमारी जो विभिन्न योग्यताओं में संगीत, गणित, यंत्र संबंधी कार्य है, इसमें जी फैक्टर विद्यमान होता है। क्योंकि यहाँ पे दो फैक्टर की उन्होंने चर्चा की थी, स्पीयरमैन ने द्वितत्व सिद्धांत में जी फैक्टर और एच फैक्टर, तो इन्होंने जी फैक्टर इसमें बताया था, जिसका संबंध बुद्धि से होता है। बुद्धि व्यक्ति के भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक आदि कार्यों में अंतर करने की योग्यता प्रदान करती है। ये स्पीयरमैन की कोटेशन थी। उसके बाद बुद्धि की परिभाषाएं आती हैं। यानी बुद्धि की परिभाषाएं क्या है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषाएं दी हैं, तो उन्हीं पे अपने यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि बुद्धि की परिभाषाएं क्या है। बुद्धि की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। पहला है अधिगम की योग्यता। पहला क्या है? अधिगम की योग्यता। बंकीगम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। बंकीगम ने क्या बताया कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, ये बंकीगम का विचार था। डियर बार्न के अनुसार बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। यानी बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। ये किसकी थी? ये डियर बार्न की थी। तीसरी है गाल्टन के अनुसार। गाल्टन क्या कहते हैं? बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। गाल्टन कहते हैं बुद्धि पहचानने अतः सीखने की शक्ति होती है। दूसरा आता है समस्या समाधान की योग्यता। यानी दूसरा क्या है? समस्या समाधान की योग्यता। इसमें बर्ट क्या कहते हैं? बुद्धि में निर्णय करने, नियंत्रण करने तथा समझने की योग्यता होती है, जिसके माध्यम से समस्या का समाधान होता है। यानी बुद्धि में निर्णय करने, नियंत्रण करने तथा समझने की योग्यता होती है, जिसके माध्यम से समस्या का समाधान होता है। अगला है रायबर्न के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। यानी बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो ये क्या है? रॉयबर्न के अनुसार ये बुद्धि है। इसके बाद अगला जो तीसरा आता है वो आता है समायोजन की क्षमता। यानी बुद्धि क्या है? समायोजन की क्षमता है। तो स्टर्न इस पे क्या कहते हैं? स्टर्न के अनुसार अपने इस पे देखते हैं क्या क्या अपने उन्होंने कोटेशन दी है। तो पहली दी है स्टर्न के अनुसार, बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करता है। यानी बुद्धि क्या है? बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करता है। क्रूज क्या कहते हैं? बुद्धि में विभिन्न नवीन समस्याओं के अच्छे प्रकार से समायोजन की योग्यता होती है। यानी बुद्धि में विभिन्न नवीन परिस्थितियों में अच्छे प्रकार के समायोजन की क्या होती है? योग्यता होती है। ये क्रूज का विचार है। चौथा आता है
अमूर्त चिंतन की योग्यता। इन बुद्धि में क्या है, अमूर्त चिंतन की योग्यता भी होती है। तो चौथा आता है अमूर्त चिंतन की योग्यता। ट्रमन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। यानी ट्रमन क्या कहते हैं, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। वुडवर्थ क्या कहते हैं, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है, कार्य करने की एक विधि है। थोर्नडाइक के अनुसार, थोर्नडाइक क्या कहते हैं, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति बुद्धि है। सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति क्या है, बुद्धि है। नोट, अमूर्त बुद्धि को शाब्दिक मौलिक मानसिक बुद्धि भी कहते हैं। अमूर्त बुद्धि को क्या कहते हैं, अमूर्त बुद्धि को शाब्दिक मौलिक मानसिक बुद्धि भी कहते हैं। कोई व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जिस अनुपात में उसमें अमूर्त चिंतन पाया जाता है। यानी ये काफी महत्वपूर्ण पूछा, आपका एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो अमूर्त बुद्धि को शाब्दिक मौलिक और मानसिक बुद्धि भी कहते हैं। एक तो शाब्दिक कहते हैं, मौलिक कहते हैं, मानसिक बुद्धि कहते हैं। कोई व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जिस अनुपात में उसमें अमूर्त चिंतन पाया जाता है। तो कोई व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जिसमें अमूर्त चिंतन, जिस प्राप्त में उसमें अमूर्त चिंतन पाया जाता है। आगे आती है ज्ञान प्राप्ति की योग्यता। यानी ज्ञान प्राप्ति की योग्यता है वो बुद्धि है। ज्ञान प्राप्ति की योग्यता को क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। वुड्रो के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बिन्ने के अनुसार बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। तो ये बिन्ने कहते हैं। यानी बिन्ने की कोटेशन ये 2 बार पूछी भी गई है, ध्यान रखना। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, ये बिन्ने कहते हैं। उसके बाद जो आता है वो आता है बुद्धि की विशेषताएं। यानी बुद्धि की विशेषताएं क्या है, तो उसी बुद्धि की विशेषताओं के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। बुद्धि की विशेषताएं, पहली आती है नवीन परिस्थितियों से सामंजस्यता। बुद्धि क्या है, नवीन परिस्थितियों से सामंजस्यता करती है। दूसरा क्या है, बुद्धि वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव है। बुद्धि वंशानुक्रम व क्या है, वातावरण का प्रभाव है। तीसरा क्या है, अंतर करने की क्षमता विकसित। अगला क्या है, अंतर करने की क्षमता विकसित। और अगला क्या है, चौथा उसके बाद व्यक्ति की जन्मजात शक्ति रोष। व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है वो रोष है। उससे अगला क्या है, अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान। ये भी अमूर्त चिंतन की योग्यता का प्रदान। और छठा क्या है, सीखने में सहायक है। छठा क्या है, सीखने में सहायक है। और सातवां क्या है, अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता। अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता। और आठवां है जटिल समस्याओं का समाधान। जटिल समस्या, ये यानी बुद्धि की विशेषताएं हैं। तो ये विशेषताएं कई बार पूछी जाती है। पहला है नवीन परिस्थितियों में सामंजस्यता। दूसरा है बुद्धि वंशानुक्रम वातावरण का प्रभाव है। तीसरा है अंतर करने की क्षमता विकसित है। चौथा है व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है रोज के अनुसार। पांचवा है अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। छठा है सीखने में सहायक है। सातवां है अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता। और आठवां है जटिल समस्याओं का समाधान करती है। तो इस प्रकार ये बुद्धि की विशेषताएं हैं। इसके बाद आता है बुद्धि के प्रकार। यानी बुद्धि के प्रकार क्या है, तो बुद्धि के प्रकारों के बारे में आगे अपने अध्ययन करते हैं। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। यानी बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। पहला आता है गेरेट के अनुसार मूर्त बुद्धि, गामक, यांत्रिक बुद्धि, गत्यात्मक बुद्धि। गेरेट क्या कहते हैं, मूर्त बुद्धि बताते हैं, गामक बुद्धि बताते हैं, यांत्रिक बुद्धि बताते हैं और गत्यात्मक बुद्धि बताते हैं। इसका संबंध यंत्रों व मशीनों से होता है। इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे कारीगर, मैकेनिक और नर्तक व वादक बनते हैं। यानी यहाँ क्या है कि इसका संबंध यंत्रों मशीनों से होता है। इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे कारीगर, मैकेनिक, नृत्य और वादक बनते हैं। ये है गेरेट के अनुसार मूर्त बुद्धि या गामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि या गत्यात्मक बुद्धि। दूसरा है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, इसका संबंध ज्ञानोपार्जन, पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने से होता है। इस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म व अमूर्त प्रश्नों को चिंतन व मनन के माध्यम से हल करना है। इस बुद्धि के व्यक्ति डॉक्टर बनते हैं, कवि बनते हैं, वकील बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, अध्यापक बनते हैं और दार्शनिक और चित्रकार बनते हैं। इसका संबंध ज्ञानोपार्जन, पुस्तकीय ज्ञान से होता है।
इसका संबंध ज्ञानोपार्जन या पुस्तकीय ज्ञान से होता है, अमूर्त बुद्धि का ज्ञान प्राप्त करने से होता है। इस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म व अमूर्त प्रश्नों को चिंतन व मनन के माध्यम से हल करना है। सूक्ष्म और अमूर्त प्रश्नों को हल करना है। इस बुद्धि में व्यक्ति क्या कहते हैं, डॉक्टर बनते हैं, कवि बनते हैं, वकील बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, अध्यापक बनते हैं, दार्शनिक बनते हैं और चित्रकार बनते हैं। तीसरा आता है सामाजिक बुद्धि आता है। इसका संबंध सामाजिक कार्यों से होता है। इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिक, सेवक और सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। ये क्या है, सामाजिक बुद्धि है। इसका संबंध सामाजिक कार्यों से होता है। इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ, सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता ये बनते हैं। तो इस प्रकार ये गैरेट के अनुसार ये प्रकार थे। गैरेट पहला प्रकार मूर्त बुद्धि, गामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और गत्यात्मक बुद्धि बताता है। दूसरा प्रकार अमूर्त बुद्धि का बताता है। तीसरा प्रकार सामाजिक बुद्धि का बताता है। उसके बाद आता है थोर्नडाइक ने भी अपने बुद्धि के प्रकार बताए थे। तो अपने थोर्नडाइक के बारे में देखते हैं। अभी थोर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार कौन कौन से बताए थे, उसी के बारे में अपने चर्चा करते हैं। थोर्नडाइक के मतानुसार, अब थोर्नडाइक ने कौन से प्रकार बताए। पहला है अमूर्त बुद्धि, ज्ञानोपार्जन यानी पुस्तकीय ज्ञान के लिए प्रयोग की जाती है। शब्द ज्ञान व समस्या समाधान में इस बुद्धि का प्रयोग होता है, जैसे लेखक है, यह अमूर्त बुद्धि है। दूसरा इन्होंने बताया सामाजिक बुद्धि। इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति समाज में समायोजन करना सीखता है, जैसे नेता, समाज सेवी आदि। तीसरा है यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि में इस बुद्धि के व्यक्ति यंत्रों व भौतिक वस्तुओं का परिचालन करते हैं। इस बुद्धि के व्यक्ति यंत्रों व भौतिक वस्तुओं का परिचालन करते हैं, जैसे इंजीनियर, मैकेनिक, तकनीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि बनते हैं। तो इस बुद्धि के व्यक्ति यंत्रों व भौतिक वस्तुओं का परिचालन करते हैं, जैसे इंजीनियर, मैकेनिक, तकनीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि आते हैं। उदाहरण, एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। यानी एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में क्या होती है, अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। इसके बाद आप अलग अलग अपने बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। उसके बाद आते हैं बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के सिद्धांत क्या है, इसके बारे में अपने यहाँ पे चर्चा करते हैं। बुद्धि के सिद्धांत, मनोविज्ञान, बुद्धि के सिद्धांत आते हैं। बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। पहला आता है एक कारक का सिद्धांत, और इसके जो प्रवर्तक थे वो प्रवर्तक थे अल्फ्रेड बिन्ने। एक कारक सिद्धांत बुद्धि का दिया गया था, अल्फ्रेड बिन्ने इसके प्रतिपादक थे। अल्फ्रेड बिन्ने 1857 से 1911, ये ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ये फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में ये काम किया इन्होंने। फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्टिंग के इनको माना जाता है। आइडेंटिटी स्कूल किड्स इन्होंने बनाया, और ही डेवलपमेंट फर्स्ट आईक्यू टेस्ट, यानी पहला जो आईक्यू टेस्ट है वो अल्फ्रेड बिन्ने ने ही बनाया था। जो पहली जो पर्सनावली ने बनाई थी, इस पर्सनावली में टोटल कितने पर्सन थे, 30% की ये पर्सनावली थी। और इसमें इन्होंने बिन्ने ने कितने पर्सन बनाए थे, 30% बनाए थे। यानी 30% की पर्सनावली सबसे पहले बिन्ने के द्वारा बनाई जाती है। ही डेवलप फर्स्ट आईक्यू टेस्ट, यही वो आईक्यू टेस्ट था जो इन्होंने 30% की वो पर्सनावली बनाई थी। ही गिव मेंटल एज कॉन्सेप्ट है, इन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था, भी मेंटल एज होती है वास्तव में। तो मेंटल एज भी इन्होंने दिया था बिन्ने ने। तो ये बिन्ने से संबंधित तथ्य अपने को ध्यान में रखने, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में इन्होंने कार्य किया। फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्टिंग माने जाते हैं इनको। आइडेंटिटी स्कूल ऑफ किड्स स्थापित किया। ही डेवलप अ फर्स्ट आईक्यू टेस्ट इन्होंने बनाया, जिसमें 30% थे इस टेस्ट के अंतर्गत। और ही गिव मेंटल एज कॉन्सेप्ट, यानी उन्होंने मेंटल एज का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। अब इसी का जो सिद्धांत आता है पहला, वो आता है बुद्धि के सिद्धांतों पे अपने चर्चा करते हैं। तो उन बुद्धि के सिद्धांतों के अंतर्गत जो पहला जो सिद्धांत आएगा वो इन्हीं का ही आएगा। यानी पहला सिद्धांत है वो इन्हीं का है, बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। एक कारक का सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी, ध्यान रखना, हिंदी में भी ध्यान रखना, एक कारक का सिद्धांत कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी। तो एक कारक का सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी। अब ये जो बुद्धि के सिद्धांत है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, एचटेट हो, सीटेट हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। तो ये जितने भी सिद्धांत है इनको अपने को अच्छी प्रकार से ध्यान से करना है।
एक कारक का सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी, ये पूछा गया है, एग्जाम में आया हुआ है। इसके प्रतिपादक हैं वो अल्फ्रेड बिने, फ्रांस के हैं, ये मैंने अभी आपको बताया, फोटो भी दिखाई थी। तो इसके प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड बिने, इसको माना जाता है। एक कारक सिद्धांत ही, एक कारक सिद्धांत कोई एक खंड, एक तत्व, एक घटक, एक इकाई का सिद्धांत और निर्कोशवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यानी इस सिद्धांत को अलग अलग नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, कई बार ये पूछ लिया जाता है। एक कारक सिद्धांत की जगह वो कई बार एक खंड लिख देते हैं, एक तत्व लिख देते हैं, एक घटक लिख देते हैं, एक इकाई लिख देते हैं, तो ये निर्कोशवादी सिद्धांत भी लिख देते हैं। तो ये सारे नाम किसके हैं? इसी एक कारक सिद्धांत के हैं, यूनिफैक्टर थ्योरी के हैं। बुद्धि का बुद्धि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत प्राचीन सिद्धांत है। ये क्या है? ये प्राचीन सिद्धांत माना जाता है, कोई नया सिद्धांत नहीं है। बिने ने बुद्धि की परिभाषा क्रियाओं के आधार पर दी है। बिने ने जो बुद्धि की परिभाषा दी, किसके आधार पर दी? क्रियाओं के आधार पर दी थी। जॉनसन ने इस सिद्धांत को निर्कोशवादी सिद्धांत माना। अब निर्कोशवादी सिद्धांत किसने माना? जॉनसन ने माना थी। ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार कि निर्कोशवादी सिद्धांत किसने माना था, तो अपने को ध्यान रखना है किसने माना? जॉनसन ने माना था। क्या माना? निर्कोशवादी सिद्धांत माना था। किसको? एक कारक सिद्धांत को, यानी यूनिफैक्टर थ्योरी को ये माना था। तो इसके प्रतिपादक देख लेते हैं, अल्फ्रेड बिने थे, फ्रांस के हैं। दूसरा, इस कारक कौन है नामों से जानते हैं? एक खंड, एक तत्व, एक घटक, एक इकाई का सिद्धांत और निर्कोशवादी सिद्धांत के नामों से भी इसको जानते हैं। अगला, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत प्राचीन सिद्धांत है। बिने ने बुद्धि की परिभाषा क्रियाओं के आधार पर दी है। तो इस प्रकार से संबंधित इन तथ्यों के बारे में अपने को ध्यान रखना है कि क्या क्या इनसे संबंधित तथ्य है जो पूछे जा सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? एक अविभाज्य इकाई है जिसके द्वारा मानसिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। यानी बुद्धि क्या है? बुद्धि एक इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, यानी इस इकाई को विभाजित नहीं किया जा सकता, और जिसके द्वारा मानसिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, अर्थात एक मानसिक शक्ति के द्वारा सभी कार्य किए जाते हैं। यानी यहाँ इन्होंने एक ही मानसिक शक्ति बताई थी, जिसकी के इसको एक कारक कहते हैं। क्या बताई? एक ही मानसिक शक्ति इन्होंने बताई थी। अगला, ये क्या कहते हैं? इस सिद्धांत का प्रतिपादन बिने, टर्मन, स्टर्न ने 1911 में किया था। यानी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बिने ने किया, टर्मन ने किया, स्टर्न ने किया। कब किया? 1911 में किया था। एक कारक का सिद्धांत का प्रतिपादन कभी किया गया था? 1911 में किया गया था। ये अपने को ध्यान रखना है। और प्रतिपादक कौन थे? बिने थे, टर्मन थे, स्टर्न थे। इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो वह सभी कार्य कर सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो तो वह सभी कार्य कर सकता है। यानी जिस व्यक्ति की बुद्धि तीव्र है तो वो सभी प्रकार के कार्य कर सकता है। अगला है, लेकिन इस सिद्धांत को दोषपूर्ण माना गया है। इस सिद्धांत को क्या माना गया? दोषपूर्ण माना गया। जो व्यक्ति विज्ञान में निपुण हो और वह इतिहास में भी निपुण होगा, ऐसा होना आवश्यक नहीं है। इस सिद्धांत को दोषपूर्ण माना गया कि जो व्यक्ति विज्ञान में निपुण हो वह इतिहास में निपुण हो, यह कोई आवश्यक नहीं है। यानी इस सिद्धांत का भी एक समय अनुसार खंडन कर दिया गया था मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। इसके बाद एक उदाहरण लेते हैं, अपने उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण में क्या किया है, देखिए आप। किसी परिवार में एक ही बेटा हो, किसी परिवार में एक ही बेटा हो, किसी परिवार में एक ही बेटा हो तो घर में सत्ता उसी की रहती है, और वह जो भी काम करें या नुकसान कर दें, कोई कोई बात नहीं, नुकसान सहन हो जाता है और बेटे पर कोई अंकुश नहीं लगता कि ऐसा क्यों किया। इसी तरह इस सिद्धांत में भी एक ही कारक मौजूद होने की वजह से इस सिद्धांत पर कोई अंकुश नहीं लगता है, अर्थात यह निरकुशवादी सिद्धांत है। जैसे किसी व्यक्ति में हवाई जहाज उड़ाने की योग्यता है तो क्या वह ढोलक बजाना भी अच्छे से जानता है? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हवाई जहाज उड़ाना और ढोलक बजाना दोनों अलग अलग योग्यताएं हैं जो व्यक्ति में नहीं हो सकती। यानी इस सिद्धांत से बड़ा अच्छा समझाया गया है कि जब एक फैक्टर की हम बात करते हैं तो बीने का जो एक फैक्टर था वो इसी भी इसका आलोचना हुई थी कि जैसे एक परिवार के बेटे का यहाँ पे दिया गया तो वहाँ एक बेटे के हाथ में है, एक ही बेटा है, तो यदि वो नुकसान कर दिया जाता है तो वो सहन कर लिया जाता है, उसको कोई कहने वाला नहीं होता है, कोई रोकने वाला नहीं होता है। तो यानी इस कहने का मतलब कि वो निर्कुश हो जाता है। तो इसी प्रकार ये सिद्धांत में भी क्या है, एक ही कारक है, तो एक कारक होने की वजह से ये क्या हो सकता है, ये निर्कुशवादी सिद्धांत इसको कहते हैं, निर्कुशवादी है।
जे अब इसका खंडन कैसे होता है कि कोई व्यक्ति यदि हवाई जहाज उड़ाना चाहता है, या अपने यूं कहें कि कोई व्यक्ति यदि मोटरसाइकिल चलाना किसी व्यक्ति को आता है, तो जरूरी थोड़ी है कि वो मोटरसाइकिल चलाना आता है तो वो पियानो बजा लेगा। नहीं हो सकता ऐसा। मोटरसाइकिल चलाना एक अलग चीज है और पियानो बजाना एक अलग योग्यता है। तो इस प्रकार की दोनों योग्यताएं होना कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए इस सिद्धांत का क्या कर दिया गया था, एक समय के अनुसार खंडन कर दिया गया था। यानी ये एक फैक्टर सिद्धांत है, वो इतना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके बाद अगला आता है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत और तथा बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत। टू टू एंड थ्री फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस। द्विकारक टू फैक्टर थ्योरी और थ्री फैक्टर थ्योरी। बुद्धि का द्विकारक और बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत। तो इसके बारे में अपने अभी चर्चा करते हैं। ये दोनों, इसके प्रतिपादक कौन थे? स्पीयरमैन है। यानी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है। इन दोनों ने, ये स्पीयरमैन ने ये सिद्धांत दिए थे। द्विकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन का और त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन का है। अब अपने आगे चलते हैं कि द्विकारक क्या था और त्रिकारक क्या था। ये है द्विकारक सिद्धांत। यानी यहाँ पे द्विकारक सिद्धांत यहाँ पे समझाया गया है कि द्विकारक सिद्धांत क्या कहता है। द्विखंड सिद्धांत भी कहते हैं इसको। चार्ल्स स्पीयरमैन का है। यहाँ पे स्पष्ट इस पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि ये जो सिद्धांत है यहाँ पे नीचे स्पष्ट लिखा हुआ है कि द्विकारक सिद्धांत और द्विखंड सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमैन, यानी द्विखंड सिद्धांत और चार्ल्स स्पीयरमैन ने इसको दिया था। अब द्विखंड सिद्धांत कैसे है? जैसे इन्होंने कहा कि इसमें दो खंड है, पहला है जी फैक्टर और दूसरा है एस फैक्टर। तो ये क्या है? जी फैक्टर और एस फैक्टर, ये दो कारक है। और ये अब S1 भी हो सकता है, S2 भी हो सकता है, कितने भी हो सकता है इसके साथ, ये यानी जी के साथ जुड़े होते हैं। जी महत्वपूर्ण होता है और इसके साथ एस जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार ये स्पीयरमैन का पहला था द्विखंड सिद्धांत। ये दो खंड थे, एक तो जी फैक्टर था, एक एस फैक्टर था। यह ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। जी फैक्टर और एस फैक्टर द्विकारकों इसी प्रकार से पूछा था। इसमें कई बार इसके नाम पूछ लेते हैं और इसके जी क्या है, एस लेते हैं, एस क्या है, यहाँ पे भी इसके बारे में पूछ लेते हैं। तो इसके बारे में अपने द्वि फैक्टर के बारे में अपने यहाँ पे चर्चा करते हैं। द्विकारक सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टू फैक्टर थ्योरी। यानी यहाँ अंग्रेजी वालों को ध्यान रखना, ये हिंदी में आपके इस पे कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारे आगे सिद्धांत आएंगे तो इसमें फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोनों को नाम याद रखना है। द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी, ये किसका है? स्पीयरमैन का है। प्रतिपादक थे चार्ल्स स्पीयरमैन, लंदन के थे। इसके प्रतिपादक कौन थे? चार्ल्स स्पीयरमैन थे और ये लंदन के थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेज मनोवैज्ञानिक चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1904 में किया था। ध्यान रखना, कब किया गया था? 1904 में किया गया था। वन फैक्टर कब किया गया? 1911 में। द्विकारक सिद्धांत कब किया गया? 1904 में। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध सिद्धांत चिंतन बताया। यानी स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया था। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया? चिंतन से बताया। यानी यहाँ अपने को ध्यान देने की बात है कि स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया? चिंतन से बताया। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि होती है, अर्थात बुद्धि है वो दो कारकों से मिलकर बनी है। यानी उनका एक मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में दो दो प्रकार की बुद्धि होती है, अर्थात बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी होती है, ये उनका मानना था। अब आगे क्या कहता है? जी राजा के समान है और एस प्रजातंत्र के रूप में कार्य करता है। यानी जी किसके अनुसार करता है? राजा के अनुसार काम करता है। एस किसके अनुसार करता है? प्रजातंत्र के अनुसार काम करता है। इसलिए इसे राजतंत्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? राजतंत्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। राजतंत्रीय सिद्धांत किसे कहते हैं? द्विकारक सिद्धांत को, टू फैक्टर थ्योरी को। अब क्यों कहते हैं? अब वापिस अपने इस पिक्चर पे जाते हैं। ये जो जी है, इसको इन्होंने क्या माना? राजा माना। क्या माना? राजा माना था। और जो ये एस है, ये बहुत सारे एस है, जरूर थोड़ी दो, बहुत सारे एस हो सकते हैं। इसको इन्होंने क्या माना? प्रजा माना। अब राजा और जहाँ प्रजा हो तो अपने कहते हैं ये क्या है? राजतंत्रीय सिद्धांत है। क्या है? राजतंत्रीय सिद्धांत माना जाता है। तो यहाँ पे जितने भी एस, इसके साथ बहुत सारे एस जुड़ सकते हैं, लेकिन जी क्या रहेगा? एक ही रहेगा। और एस कितने भी हो, तो इसलिए राजा जी होता है और इसमें जितनी सारी है वो प्रजा होता है। इसलिए इसे क्या माना? राजतंत्रीय सिद्धांत माना। तो ये ध्यान रखना भी, राजतंत्रीय सिद्धांत किस लिए माना था? सामान्य योग्यता कारक, जिसे जी कारक भी कहते हैं। सामान्य योग्यता कारक क्या है? जी कारक है। यहाँ पे फिर चलो अपने उसके वापिस चलते हैं। ये जो जी कारक है, ये क्या है? सामान्य योग्यता है। क्या है? ये है सामान्य योग्यता, जो सभी में होती है।
क्या होती हैं? सामान्य योग्यता सभी में होती है। ये जी क्या है? सामान्य योग्यता है जो सभी में होती है। तो जी क्या है? सामान्य योग्यता है। उसके बाद आगे कहते हैं विशिष्ट योग्यता कारक है जिसे एस कारक भी कहते हैं। अगला क्या है? विशिष्ट योग्यता कारक एस कारक। ये एस है, ये क्या है? इसकी विशिष्ट योग्यता है। अब एस इसमें एक हो सकता है, एस दो हो सकती है, एस तीन हो सकती है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, छह हो सकता है, सात हो सकता है, साठ एस नौ, यानी ऐसी अलग अलग इस प्रकार की योग्यता होगी। ये क्या है? एस कारक होगा। तो इस प्रकार बीने ने अपने सिद्धांत को द्विकार को बड़े अच्छे प्रकार समझाया। इसके प्रतिपादक है वो चार्ल्स स्पीयरमैन लंदन के हैं, जो सॉरी स्पीयरमैन ने इस सिद्धांत को बड़े अच्छी प्रकार से समझाया है। इसके प्रतिपादक चार्ल्स स्पीयरमैन है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेज मनोवैज्ञानिक चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1904 में किया। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि होती है, अर्थात बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है, और वो दो कारक है जी राजा के समान है, एस प्रजातंत्र के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसे राजतंत्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। सामान्य योग्यता कारक जिसे जी कारक कहते हैं, जी कारक का वो सामान्य योग्यता सभी में पाई जाती है, और विशिष्ट योग्यता कारक जिसे एस कारक कहते हैं, ये यानी सभी में एक जैसी नहीं पाई जाती है, अलग अलग में एस कारक है वो अलग अलग में हो सकता है। जैसे अभी चर्चा कर रहे थे, कोई एरोप्लेन उड़ाना जानता है तो उसकी वो एस कारक है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति एरोप्लेन नहीं उड़ाना जानता लेकिन वो मोटरसाइकिल चलाना जानता है तो उसका वो एस कारक है। तो इस प्रकार एस कारक है वो अलग हो सकता है, विशेष हो सकता है। जी कारक की विशेषताएं अपने यहाँ पे पढ़ते हैं। विशेषताएं क्या है? विशेषताएं, यह जन्मजात होता है और व्यक्ति में इसकी संख्या एक होती है। जी कारक क्या होता है? जन्मजात होता है और प्रत्येक व्यक्ति में इसकी संख्या क्या होती है? एक होती है, सभी में पाया जाता है। अधिगम व प्रशिक्षण के द्वारा इसको बदला नहीं जा सकता है, यानी अधिगम हो चाहे प्रशिक्षण हो, इसको नहीं बदला जा सकता। ये इसकी एक विशेषता होती है कि अधिगम के द्वारा इसको नहीं बदला जा सकता। तीसरा है जीवन में सफलता या असफलता के लिए जी कारक जिम्मेदार होता है, यानी जीवन में सफलता और असफलता के लिए क्या होता है? जी कारक जिम्मेदार होता है। ये जी कारक की विशेषताएं भी। उसके बाद अपने चलते हैं एस कारक की विशेषताएं। यह वातावरण से अर्जित होता है तथा व्यक्ति में एस कारक कई एस कारक हो सकते हैं। ये वातावरण से अर्जित होता है, व्यक्ति में कई एस कारक हो सकते हैं, एस कारक वन, एस कारक टू, एस कारक थ्री, एस कारक फोर, कई कारक हो सकते हैं। अधिगम एवं प्रशिक्षण के द्वारा इसको बदला जा सकता है, यानी अधिगम के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा एस कारक को बदला जा सकता है, क्योंकि प्रशिक्षण दिया जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाना आता है, उन्होंने प्रशिक्षण लेके मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया, तो यदि वो बाद में कार चलाना सीखे तो वो प्रशिक्षण के माध्यम से कार चलाना भी सीख लेगा। और इसके अलावा यदि उसको दूसरा अन्य प्रशिक्षण दिया जाए तो उसके अलावा अन्य व्हीकल भी चलाना सीख लेता है, ट्रैक्टर चलाना सीख लेता है, ट्रक चलाना सीख लेता है। तो इस प्रकार यानी पियानो बजाना भी वो सीख लेता है, यदि पियानो बजाने में तो प्रशिक्षण ले तो ये पियानो बजाना सीख लेगा। तो ये यानी ये बदले जा सकते हैं, एक व्यक्ति में कई हो सकते हैं, यानी ये एस कारक व्यक्ति में कई हो सकते हैं। अभी मैंने आपको उदाहरण दिए, यहाँ पे इसका एस कारक का विधि कारक सिद्धांत का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। ये जी कारक है एक ही है, ये एस कारक अलग अलग है, इसमें एक एस कारक, दो एस कारक, तीन कारक, चार कारक, पांच कारक, छह कारक, यानी जी एक ही होगा और एस बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसीलिए जी को राजा कहा जाता है और एस ये एस है इनको प्रजा कहा जाता है, इसलिए इसको प्रजातंत्रीय कारक भी कहते हैं। ये व्यक्ति की क्या होती है? जी है वो सामान्य योग्यता होती है जो व्यक्ति हर व्यक्ति में होती है। एस है ये अलग अलग योग्यताएं होती हैं, सभी व्यक्ति में अलग अलग हो सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है एक ही हो। तो इस प्रकार ये इस कारक को अपने इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगला जो आता है वो आता है त्रितत्व का सिद्धांत। ये है उसी का यह त्रितत्व का सिद्धांत जो जिसको थ्री फैक्टर थ्योरी कहते हैं। अभी हमने टू फैक्टर थ्योरी पढ़ी, अब है थ्री फैक्टर थ्योरी। प्रतिपादक वो स्पीयरमैन है, उन्होंने इसको प्रतिपादित किया था। बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक स्पीयरमैन है। स्पीयरमैन ने सन 1911 ईस्वी में बुद्धि के एस और जी तत्वों के साथ एक और तत्व सामूहिक तत्व जी प्लस एस जोड़ा, जोड़कर तथा संशोधन करके इसका नाम त्रितत्व सिद्धांत रखा। यानी जो इसके पहले जी कारक थे और प्लस एस कारक थे, इनको दोनों को जोड़ के इन्होंने जी प्लस एस एक और बना दिया, और ये कारक क्या हो गए? तीन हो गए। अब जी हो गया, एस हो गया, ये एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, कितने हो सकते हैं। और उसके बाद तीसरा इन्होंने जोड़ा जी प्लस एस, यानी दोनों एक कर दिया। तो ये तीन कारक इन्होंने इस पे बना दिए, इसलिए इसको त्रितत्व का सिद्धांत भी कहते हैं, तीनों को जोड़ के। यह सिद्धांत वर्तमान में भी विवादास्पद रहने कारण सर्वमान्य नहीं बन सका, यानी ये सिद्धांत विवादास्पद रहा और इसी कारण ये सर्वमान्य नहीं बन सका।
बहुकारक सिद्धांत आता है। इसके बाद कौन सा आता है? बहुकारक सिद्धांत आता है। प्राइमरी फैक्टर और कॉमन फैक्टर, ये बहुकारक सिद्धांत आता है। बहुकारक सिद्धांत में ये प्राइमरी फैक्टर है और ये बाकी क्या है? कॉमन फैक्टर है। अब बहुकारक, बहुखंड, बहुतत्व, बहुमात्रा सिद्धांत आता है यहाँ पे। अब बहुकारक, बहुखंड, बहुमात्रा का सिद्धांत, इसमें अपने देखते हैं क्या है। बहुकारक, बहुखंड, बहुतत्व, बहुमात्रा का सिद्धांत अंग्रेजी में कहते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी। यहाँ पे, वहां पे तो कहा 2 फैक्टर थ्योरी और 3 फैक्टर थ्योरी, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो यहाँ मल्टी फैक्टर थ्योरी पे जाना है। प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक अमेरिका के हैं। प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है, और कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार बुद्धि का विकास 18 वर्ष की आयु तक होता है। यानी थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का विकास कितने वर्ष की आयु तक होता है? 18 वर्ष की आयु तक होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है। अर्थात व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। यानी इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है। अर्थात व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। यानी यहाँ पे अपने इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि असंख्य असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है। यानी बहुत सारे ऐसे स्वतंत्र कारक हैं, इनसे मिलकर के बनी है। कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं होता है। व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है, यानी जितनी भी अपने जीवन में व्यक्ति मानसिक क्रियाएं करेगा उतने बुद्धि, उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं, उतने ही तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाएंगे। थॉर्नडाइक का यह सिद्धांत वास्तव में बुद्धि का आणविक सिद्धांत प्रतीत होता है। यानी ये थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत क्या होता है? बुद्धि का एक आणविक सिद्धांत माना जाता है। यानी अणु की जो एक विशेषता होती है, उसी प्रकार थॉर्नडाइक ने इस बुद्धि के सिद्धांत की मानी थी। यानी बहुत सारे इसके अंतर्गत है, जितनी क्रियाएं करेगा उतनी क्रियाएं उनकी बुद्धि के अंतर्गत पाई जाएगी। तो ये बुद्धि का एक आणविक सिद्धांत इसलिए माना जाता है। उन्होंने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्र पर गति की चर्चा की, और इसी आधार पर इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। यानी थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना किसकी? एक बालूका के इस टीले के समान की। यानी बालूका का ये ढेर है, और इस ढेर के अंतर्गत कितने बालूकाएं इसके अंतर्गत होगी? आपने देखा होगा कि बालू, मिट्टी के जो छोटे छोटे कण होते हैं कितने महीन होते हैं, बारीक होते हैं। और यदि एक ढेर उसका कर दिया जाए तो उस ढेर में कितने कण होंगे इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी उसी प्रकार के बालूका के ढेर की यहाँ इस प्रकार तुलना की गई है। तो ये जो इस प्रकार जो ये तुलना इस बालूका के ढेर से की गई है, इसीलिए इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? बालूका सिद्धांत भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बालूका सिद्धांत कहते हैं। और इसके अलावा परमाणुवादी सिद्धांत, यानी एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो ये भी क्या है? इसलिए इसको परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। अब जैसे ये ढेर है, या इस ढेर के अंतर्गत पता नहीं कितने बालूकाएं छोटे छोटे होंगे, ये अपने इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते। तो इसीलिए इसको बालूका ढेर के सिद्धांत और परमाणुवादी सिद्धांत भी इसको कहते हैं। उसके बाद ये क्या कहते हैं आगे? इस सिद्धांत के अनुसार स्वतंत्र कारकों में से प्रत्येक किसी विशिष्ट मानसिक योग्यताओं का आंशिक प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कोई हिंदी में हथियार है, होशियार है, यदि जैसे कोई हिंदी में होशियार है तो हम उसकी गणित विषय की योग्यता का अनुमान नहीं लगा सकते। यानी यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे कोई हिंदी में होशियार है तो हम उसकी गणित विषय की योग्यता का अनुमान हम नहीं लगा सकते। ये क्या है? यहाँ पे इसके बारे में विशिष्ट यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार स्वतंत्र कारकों में से प्रत्येक किसी विशिष्ट मानसिक योग्यता का आंशिक प्रतिनिधित्व करता है। यानी किसी योग्यता का आंशिक प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कोई हिंदी में होशियार है तो हम उसकी गणित विषय में योग्यता का अनुमान नहीं लगा सकते। इसी प्रकार आगे थॉर्नडाइक फिर कहते हैं, थॉर्नडाइक का मानना है कि कठिनाई का स्तर बढ़ाने के साथ बुद्धि का स्तर भी बढ़ता है। यानी जिस प्रकार अपने कठिनाई का स्तर बढ़ाएंगे, यानी थॉर्नडाइक का मानना है कि जिस प्रकार कठिनाई का स्तर बढ़ाते हैं तो उसके अनुसार बुद्धि का स्तर भी बढ़ता है, और कठिनाई का स्तर कम करने के साथ बुद्धि का स्तर भी कम हो जाता है। यानी ये थॉर्नडाइक का मानना था कि जिस प्रकार हम कठिनाई का स्तर बढ़ाएंगे तो बुद्धि का स्तर भी बढ़ेगा।
और जिस प्रकार हमें कठिनाई का स्तर घटाएंगे तो बुद्धि का स्तर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस प्रकार इन्होंने एक स्पष्ट ये इन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से ये अच्छा इन्होंने अपना थ्योरी इन्होंने दी है। उदाहरण लेते हैं अपने, जैसे हम पूर्व में राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का कठिनाई का स्तर उच्च था, वहीं वह अधिक मेहनत के साथ कार्य करते थे, तो उनकी बुद्धि का स्तर भी बहुत उच्च था। और अगर कोई अन्य व्यक्ति अपनी कठिनाई का स्तर निम्न रखे, अर्थात मेहनत कम करे, तो उनकी बुद्धि का स्तर भी क्या होगा, कम ही होगा। तो इस प्रकार जिस प्रकार का स्तर हम रखेंगे वैसा ही हमारी बुद्धि का स्तर भी बन जाएगा। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। अगला क्या आता है, ग्रुप ग्रुप थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ग्रुप फैक्टर ऑफ थ्योरी आते हैं, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत जिसको कहते हैं। और इसके प्रतिपादक थे थ्रस्टन, ये थ्रस्टन महोदय हैं। तो इसके प्रतिपादक कौन थे, थ्रस्टन थे। तो आगे अपने पढ़ेंगे ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी पढ़ेंगे, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। ये ध्यान रखना, यहाँ पे अपने नामों से कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए अपने इस ना हिंदी के साथ अंग्रेजी वाले को ध्यान रखना। ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, वो थी मल्टी फैक्टर थ्योरी, यहाँ पे क्या है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी क्या है, जिसको अपने समूह कारक संसत्तात्मक कारक भी कहते हैं। समूह कारक कहते हैं, संसत्तात्मक भी कहते हैं। तो समूह कारक, संसत्तात्मक, समूह तत्वों का सिद्धांत भी कहते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी। प्रतिपादक थे डॉक्टर एच.एल. थ्रस्टन, अमेरिका के। कौन थे प्रतिपादक, डॉक्टर एच.एल. थ्रस्टन थे। ये अमेरिका के थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थ्रस्टन और केली ने सन 1938 में किया था। कब हुआ इसका सिद्धांत का प्रतिपादन, सन 1938 में हुआ था। और किसने किया, थ्रस्टन और केली, थ्रस्टन ने किया और केली ने किया था। थ्रस्टन ने अपनी पुस्तक है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, यानी ध्यान रखना थ्रस्टन की पुस्तक है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज पुस्तक किसकी है, थ्रस्टन की है। बुद्धि को 13 तत्वों का समूह बताया। इन्होंने इस पुस्तक में किन तत्वों की चर्चा की, 13 तत्वों की चर्चा की थी। 13 तत्वों की चर्चा, यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है आपका, कई बार पूछ लेते हैं कि थ्रस्टन का कितने तत्व बताए थे, तो 13 तत्व बताए थे। या सीधा ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 13 तत्वों का समूह है, ये सिद्धांत किसका है, तो ये थ्रस्टन का है। या 13 तत्वों से संबंधित कौन है, थ्रस्टन है। यानी क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है, एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है। अपने को ध्यान रखना है कि ये 13 तत्व किसके अंतर्गत आते हैं, समूह कारक संसत्तात्मक समूह तत्व सिद्धांत में आते हैं, ग्रुप फैक्टर थ्योरी में आते हैं। जिनमें से वर्तमान में 7 को महत्वपूर्ण माना गया। इनमें से 13 में से किसको महत्वपूर्ण माना गया, 7 को माना गया। बुद्धि ने अनेक प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी है, यानी बुद्धि अनेक प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी है। प्रत्येक समूह का एक अलग प्राथमिक कारक होता है, यानी प्रत्येक समूह क्या होता है, एक अलग अपना प्राथमिक कारक होता है। इसलिए इस सिद्धांत को प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसलिए सिद्धांत को क्या कहते हैं, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। किसको, ग्रुप फैक्टर थ्योरी को, समूह कारक को, संसत्तात्मक को, समूह तत्वों को। तो इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। कारक विश्लेषण पद्धति के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि 7 मानसिक योग्यताओं का समूह ही बुद्धि है। यानी कारक विश्लेषण पद्धति के आधार पर, किसके आधार पर, कारक विश्लेषण पद्धति के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला गया, और इस निष्कर्ष में यह बताया गया कि मानसिक योग्यताओं का समूह ही क्या है, बुद्धि। इन 7 मानसिक योग्यताओं के समूह ही क्या है, बुद्धि है। क्या बताया गया कि 7 मानसिक योग्यताओं का समूह ही बुद्धि है। और वो 7 मानसिक योग्यताएं कौन कौन सी, जिसके बारे में अपने यहाँ पे अभी चर्चा करते हैं, वो 7 मानसिक योग्यताएं कौन सी थी। पहली है शाब्दिक योग्यता, पहली क्या है, शाब्दिक योग्यता, वर्बल एबिलिटी। दूसरी क्या है, स्मरण शक्ति, मेमोरी एबिलिटी। तीसरी क्या है, पर्यावरण शक्ति, यानी परसेप्चुअल एबिलिटी, पर्यवेक्षण शक्ति, सॉरी, तीसरी है पर्यवेक्षण शक्ति, परसेप्चुअल एबिलिटी, पी। और चौथा है अंक योग्यता, नंबर एबिलिटी, जिसको एन से संबोधित किया जाता है। पांचवी है तार्किक योग्यता, रीजनिंग एबिलिटी, जिसको आर से किया जाता है। छठी है वाक योग्यता, वर्ड फ्लुएंसी, जिसको डब्ल्यू से माना जाता है। और सातवीं है प्रेक्षण योग्यता, स्पेशियल एबिलिटी, जिसको एस से माना जाता है। तो इस प्रकार इन तमाम यानी 7 योग्यताएं कौन कौन सी हैं, शाब्दिक योग्यता, जिसको वी से,
वर्बल एबिलिटी V से, स्मरण शक्ति मेमोरी एबिलिटी M से, पर्यवेक्षण शक्ति परसेप्चुअल एबिलिटी P से, अंक योग्यता नंबर एबिलिटी N से, और पांचवी तार्किक योग्यता रीजनिंग एबिलिटी R से, और छठी है वाक योग्यता वर्ड फ्लुएंसी W से, और सातवीं है प्रेक्षण योग्यता स्पीचियल एबिलिटी S से। तो इस प्रकार हमारे सामने सूत्र आता है। सूत्र है V प्लस M प्लस N प्लस R प्लस W प्लस S बरोबर क्या होता है इंटेलिजेंस। यानी सूत्र बन जाता है VMPNRWS बरोबर इंटेलिजेंस। इसी प्रकार केली अपनी पुस्तक है क्रॉस रोड इन द माइंड ऑफ मैन। केली की पुस्तक का नाम क्या है? क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन। ये केली की पुस्तक है। ने बुद्धि को 9 तत्वों का समूह बताता है। केली क्या बताता है अपनी किस पुस्तक में? क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन। इन्होंने बुद्धि के 9 तत्वों का इसके अंतर्गत उल्लेख किया था। तो ये अपने को ध्यान करना है। एक तो अपने को ध्यान रखना है कि केली की पुस्तक का नाम क्या है? क्रॉस रोड्स इन द माइंड है, मैन है। और इसमें इस पुस्तक में कितने तत्वों की बात की इन्होंने? 9 तत्वों की इन्होंने बात की थी। 9 तत्व इन्होंने बताए थे। उसके बाद अगला जो का सिद्धांत आता है वो आता है पदानुक्रमिक कर्मिक महत्व का सिद्धांत। कौन सा आता है? पदानुक्रमिक कर्मिक महत्व का सिद्धांत है। हेरियटिकल थ्योरी, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हेरियटिकल थ्योरी। अब हेरियटिकल थ्योरी यानी पदानुक्रमिक कर्मिक महत्व का सिद्धांत के बारे में अपने चर्चा करते हैं। ध्यान रखना इससे संबंध भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। पदानुक्रमिक सिद्धांत, कर्मिक महत्व का सिद्धांत, हेरियटिकल थ्योरी के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अपने को ध्यान रखना प्रतिपादक है बरट व वर्णन है। इसके प्रतिपादक कौन है? बरट और वर्णन। 2 मनोवैज्ञानिक इसके प्रतिपादक हैं। इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। प्रतिपादक है बरट है और वर्णन है। फिलिप वर्णन ने सन 1960 में मानवीय योग्यताओं की संरचना प्रस्तुत करते हुए कहा कि मानवीय योग्यताएं एक क्रमिक रूप में व्यवस्थित होती हैं। उन्होंने क्या कहा कि फिलिप वर्णन ने सन 1960 में मानवीय योग्यताओं की संरचना प्रस्तुत करते हुए कहा कि मानवीय योग्यताएं एक क्रमिक रूप में व्यवस्थित होती हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1965 में बरट व वर्णन ने किया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 1965 में। कब किया गया था? 1965 में। सन याद रखना कब किया गया? 1965 में। किया किसने? बरट और वर्णन ने किया था। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन पूछा जा सकता है, ये अपने को ध्यान रखना है। फिलिप वर्णन ने सन 1960 में मानवीय योग्यताओं की संरचना प्रस्तुत करते हुए कहा कि मानवीय योग्यताएं क्रमिक रूप में व्यवस्थित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1965 में बरट व वर्णन ने किया था। वर्णन ने किसी भी व्यक्ति की बुद्धि में सर्वोच्च स्तर पर सामान्य योग्यता प्रतिपादित की। यानी वर्णन ने किसी भी व्यक्ति की बुद्धि में सर्वोच्च स्तर पर एक सामान्य योग्यता प्रतिपादित की एवं उस सामान्य योग्यता में 2 विशिष्ट योग्यता शाब्दिक और प्रायोगिक बताई। इन दोनों योग्यताओं में से बुद्धि को जो भी कार्य करने होते हैं उसके तत्व बालक की बुद्धि ग्रहण कर लेती है। यानी बुद्धि को जो भी कार्य करने होते हैं उसके तत्व बालक की बुद्धि ग्रहण कर लेती है, किंतु प्रत्येक विशिष्ट योग्यता में सामान्य योग्यता अनिवार्य रूप से विद्यमान होती है। यानी प्रत्येक विशिष्ट योग्यता में सामान्य योग्यता अनिवार्य रूप से क्या होती है? विद्यमान होती है। और उन्होंने सामान्य मानसिक योग्यताओं को सबसे अधिक महत्व दिया। उन्होंने सामान्य मानसिक योग्यताओं को सबसे अधिक क्या दिया? महत्व दिया था। सामान्य अधिक इन योग्यताओं को महत्व दिया था। तो यहाँ पे जो सिद्धांत आता है, यहाँ पे इस प्रकार का गिलफोर्ड का एक त्रिआयामी सिद्धांत दिया गया है। ध्यान रखें अपने, गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत यहाँ पे दिया गया था। और त्रिआयामी सिद्धांत के अंतर्गत ये आगे जो नेक्स्ट सिद्धांत आता है वो यही आता है, त्रिआयामी सिद्धांत आता है इसके बाद। तो इसके अंतर्गत 3 आयामों की इन्होंने चर्चा की थी। और उसके अंतर्गत पहला उनका उत्पादकता के बारे में बोला था, दूसरा विषय वस्तु और तीसरा संक्रिया। यानी ये 3 आयाम इन्होंने बताए थे। पहला उत्पादकता, दूसरा विषय वस्तु और तीसरा संक्रिया। इन्हीं 3 आयामों से क्या है? 3 आयामों से इन्होंने 3 आयामों की चर्चा की थी। और इन्हीं 3 स्थानांतरण पद्धति, अपादान, 3 आयाम इन्होंने बताए थे। और 3 आयामों के अलग अलग बताए थे। इनमें उत्पादकता की बात करते हैं, इकाई की करते हैं, वर्ग की करते हैं, संबंध की करते हैं। इसी प्रकार विषय वस्तु में ये करते हैं वस्तुनिष्ठ
ये अलग अलग 4 की करते हैं, उसी प्रकार संक्रिया में करते हैं मूल्यांकन, ये सभी 5 की करते हैं। तो ऐसे मिलाकर के ये क्या बना था, गिलफोर्ड का त्रिआयामी ये मॉडल बना था। अब ये बुद्धि का त्रिआयामी बुद्धि का संरचना सिद्धांत क्या है, इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं कि इसका है क्या ये। तो इसके बारे में अपने देखते हैं, बुद्धि का त्रिआयामी यानी बुद्धि का संरचना सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी। यहाँ पे ध्यान रखना, इसका अंग्रेजी में नाम क्या है, 3 डायमेंशनल थ्योरी है ये। तो 3 डायमेंशनल थ्योरी के बारे में यहाँ पे अपने चर्चा करते हैं कि 3 डायमेंशनल थ्योरी क्या है। इसके जो प्रतिपादक हैं वो है जेपी गिलफोर्ड, सोवियत संघ के हैं। प्रतिपादक कौन है, जेपी गिलफोर्ड, सोवियत संघ के हैं प्रतिपादक। तो जेपी गिलफोर्ड ने यानी गिलफोर्ड ने सिद्धांत को दिया था, बुद्धि का त्रिआयामी बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी जेपी गिलफोर्ड ने दी थी। जेपी गिलफोर्ड था, उसके सहयोगियों ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को विषय वस्तु संक्रिया उत्पाद सिद्धांत, बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत, बुद्धि का प्रतिरूप का प्रतिमान सिद्धांत और 3D थ्योरी भी कहते हैं। और किन नामों से जाना जाता है ये अपने ध्यान रखना है। इस सिद्धांत को विषय वस्तु संक्रिया उत्पाद सिद्धांत, बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत, बुद्धि का प्रतिरूप या प्रतिमान का सिद्धांत, 3D थ्योरी भी इसको कहते हैं। गिलफोर्ड ने 1967 में एक डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया। कब किया, 1967 में। क्या किया, एक डिब्बे के आकार का एक मॉडल दिया, जिसे बुद्धि संरचना मॉडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बुद्धि संरचना कहते हैं। इस मॉडल के अंतर्गत उन्होंने 5 गुणा 4 गुणा 6 बराबर 120 कोषक कारक बनाए। क्या बनाए, एक में 5, एक में 4, एक में 6, टोटल 20 कोष बने, 120 कोष बने यानी कारक बनाए। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित होती है। यानी गिलफोर्ड का मानना था ये मानसिक रूप से कितने तत्वों से निर्मित होती है, 3 तत्वों से होती है। अब यहाँ अपने डायग्राम से समझते हैं। अब इन्होंने 3 तत्व कौन से बताए, पहला है उत्पादकता, दूसरा है विषय वस्तु और तीसरा है संक्रिया। ये 3 की इन्होंने चर्चा की और 3 की इन्होंने क्या माना, यह 3 अपने मॉडल यहाँ पे दिख रहे हैं। ऊपर वाला क्या है, उत्पादकता, ये उत्पादकता है। दूसरा इधर वाला क्या है, ये अपने को क्या दिख रहा है, विषय वस्तु यहाँ पे दिख रही है। और तीसरे वाला क्या है, जो ये संक्रिया है, ये अपने को दिख रही है। तो इस प्रकार ये कुल मिलाकर के इन्होंने क्या किया, 6 गुणा 5 गुणा 4 यानी 6 पंजा 30 गुणा 120, ये 120 का ये मॉडल है। यानी जितने भी ये खाने आप ये कुछ के पार्ट देखोगे तो ये टोटल 120 बनते हैं। तो ये गिलफोर्ड का सिद्धांत था जिसमें 120 कोष बने थे, 120 कारक इन्होंने बताए थे। ये किसने उपमा दी, इन्होंने कारकों की उपमा दी जो अपने इसमें बने हैं। ये इन्होंने कारक बताए किस प्रकार अपने बुद्धि के कारक होते हैं। अब ये क्या कहते हैं, 3 चीजों की चर्चा करते हैं। पहला है विषय वस्तु या अंतर वस्तु, दूसरा संक्रिया प्रतिक्रिया बुद्धि और तीसरा उत्पाद या परिणाम। इन तीनों की चर्चा करते हैं, पहला विषय वस्तु की, अंतर वस्तु की, दूसरा संक्रिया ओब्लिक प्रतिक्रिया बुद्धि की और तीसरा उत्पाद ओब्लिक परिणाम की। अब एक एक करके समझते हैं। विषय वस्तु, अंतर वस्तु। समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे विषय वस्तु कहते हैं। विषय वस्तु का आयाम में कुल 4 भाग बताए थे उन्होंने। यानी समस्या समाधान में जो भी अपने काम में लेते हैं, जो भी अपने विषय वस्तु अपने समस्या समाधान के अंतर्गत जिस सामग्री को काम में लिया जाता है, जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, विषय वस्तु कहते हैं। विषय वस्तु या इस विषय वस्तु में कुल 4 आयाम बताए इन्होंने विषय वस्तु के अंतर्गत। वो 4 आयाम कौन से थे, पहला था आकृत्यात्मक, दूसरा था प्रतीकात्मक, तीसरा था शाब्दिक और चौथा था व्यवहारिक। ये 4 आयाम इन्होंने बताए। ये ध्यान रखना, ये कई बार क्या आयामों के बारे में पूछ लेते हैं। तो पहला क्या है, आकृत्यात्मक, दूसरा क्या है प्रतीकात्मक, तीसरा क्या है शाब्दिक और चौथा क्या है व्यवहारिक। तो ये 4 आयामों के बारे में अपने को ध्यान रखना है। ये 4 आयाम इन्होंने बताए थे अपने इसके अंतर्गत इन्होंने दिया था। किसके अंतर्गत, विषय वस्तु अंतर वस्तु के अंतर्गत, पहले के अंतर्गत इन्होंने 4 आयाम दिए थे। अब इस दूसरे पे चलते हैं। अपना दूसरा क्या कहता है, संक्रिया यानी ऑपरेशनल। दूसरा अगला आगे वाला क्या है, संक्रिया ऑपरेशनल। और संक्रिया यानी प्रक्रिया, ये क्या कहता है, समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे संक्रिया कहते हैं। यानी समस्या समाधान के लिए जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे क्या कहते हैं, संक्रिया कहते हैं। संक्रिया आयाम में कुल 5 भाग बताए इन्होंने। कितने भाग बताए, 5 भाग बताते हैं संक्रिया आयाम में। कौन कौन से हैं, पहला है स्मृति, दूसरा संज्ञान, तीसरा अभिसारी, चौथा अपसारी, पांचवा मूल्यांकन। यानी ये 5 इन्होंने बताए थे
और पांचों की इन्होंने अलग रूप बताया। पहला समर्थी, दूसरा संज्ञान, तीसरा अभिसारी, चौथा अपसारी और पांचवा मूल्यांकन। ये पांच इन्होंने बताए यहाँ पे। किससे संबंधित? संक्रिया यानी प्रक्रिया से संबंधित, यानी जिस समस्या के समाधान से, जिस मानसिक प्रक्रिया से हम गुजरते हैं उसे संक्रिया कहते हैं। और इसके अंतर्गत इन्होंने पांच चीजों की चर्चा की। पहला समर्थी की, दूसरा संज्ञान की, तीसरा अभिसारी की, चौथा अपसारी की, पांचवा का मूल्यांकन की। इसके बाद तीसरे पे चलते हैं। तीसरा आता है उत्पाद परिणाम यानी प्रोडक्ट आता है। तीसरा क्या आता है? उत्पाद आता है, परिणाम आता है, यानी प्रोडक्ट आता है। ये उत्पाद और प्रोडक्ट क्या था, इसी के बारे में अपने चर्चा करते हैं। उत्पाद परिणाम यानी प्रोडक्ट, समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसे उत्पाद परिणाम कहते हैं। उत्पाद आयाम में कुल 6 भाग बताए हैं: इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धति, रूपांतरण और अनुप्रयोग। यानी ये 6 इन्होंने पार्ट्स बताए हैं किसके अंतर्गत? उत्पाद में, परिणाम में। यानी समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती है, समस्या समाधान के लिए जिस रूप में अपने पास जो सूचनाएं आती हैं उसे उत्पाद परिणाम कहते हैं। और उत्पाद आयाम में कुल 6 उन्होंने बताए थे: इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धति, रूपांतरण और अनुप्रयोग। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि। अब गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि क्या आती है यहाँ पे अपने? गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि IQ बराबर C गुणा में O गुणा में P। यानी पहला है IQ बराबर 4 गुणा 5 गुणा 6, 120 खंड इन्होंने बताए, ये बुद्धि थी। दूसरा, सन 1977 में गिलफोर्ड ने संशोधन करके विषय वस्तु आयाम में आकृत्यात्मक भाग को हटाकर 2 अन्य भाग शामिल कर दिए और इसकी संख्या कितनी कर दी? 5 कर दी। यानी 77 में गिलफोर्ड ने अपने मॉडल के अंतर्गत संशोधन किया, 1977 में। और उन्होंने क्या किया? आकृत्यात्मक भाग को हटा दिया। किसको हटाया? आकृत्यात्मक भाग को हटाया और उसकी जगह जोड़ा क्या इन्होंने? हटाकर 2 अन्य भाग उन्होंने सम्मिलित कर दिए और 2 और जोड़ के उन्होंने सम्मिलित किया। और भाग कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 5। कितने हो गए? इनकी संख्या 5 हो गई। तो अब सन 1977 का मॉडल है तो क्या आता है? I बराबर C गुणा O गुणा P और इसे मान रखें तो I बराबर 5 गुणा 5 गुणा 6, 150 खंड हो गए। ये कितने का हो गया? 150 खंड हो गया। तो दूसरे मॉडल में संशोधन होने के बाद कितने खंड आए? 150 आए। यहाँ इन खंडों पे ध्यान रखना है, खंडों पे प्रश्न पूछा जाता है। एक बार पूछा गया था कि गिलफोर्ड के तीसरे मॉडल में कितने खंड थे, तो चौथे में कितने थे। तो इस प्रकार ध्यान रखना अपने को, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सन 1980 में गिलफोर्ड ने पुनः विषय वस्तु आयाम में आकृत्यात्मक भाग को जोड़ दिया। यानी 1980 में आकर एक बार पुनः उन्होंने संशोधन किया और संशोधन करके क्या जोड़ दिया? वापिस आकृत्यात्मक भाग को, विषय वस्तु आयाम को आकृत्यात्मक भाग में वापिस जोड़ दिया। यानी पहले तो आकृत्यात्मक को हटाया, 80 में इसको वापिस जोड़ दिया। इस प्रकार इनकी संख्या कितनी होगी? 6 होगी, क्योंकि 6 होनी थी। पहले एक को हटाया तो 2 जोड़े तो 5 हुए और अब 5 में फिर इस विषय वस्तु को जोड़ दिया, 6 हो गए। अब 1980 का मॉडल पे अपने चर्चा करते हैं। C गुणा O गुणा P में मान रखें तो 6 गुणा 5 गुणा 6, टोटल कितने खंड हो गए? 180 खंड हो गए। अब ये तीसरा मॉडल कितने खंडों का हो गया? 180 खंडों का। पहला 120 का, दूसरा 150 का और तीसरा कितने का हो गया? 180 खंड का हो गया। तो इस प्रकार ये जो अपने गिलफोर्ड के मॉडल है वो इसी प्रकार इन्होंने अपने अलग अलग मॉडल दिए थे। अगला क्या आता है? गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि में केवल विषय वस्तु आयाम में संशोधन किया। यानी गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि में केवल किसको किया? विषय वस्तु आयाम में संशोधन किया था केवल। अब एक उदाहरण देते हैं अपने। जैसे सभी के घरों में शाम होते ही एक परेशानी शुरू हो जाती है कि आज सब्जी किस 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 की बनाए। यानी जब जैसे ही शाम होगी तो घर की माताएं बहनें हैं वो एक सुविधा में रहती है कि आज सब्जी किस चीज की बनाए। तो ये सब्जी बनाने की यहाँ पे परेशानी होती है। यह परेशानी क्या है? विषय वस्तु है। ये परेशानी क्या है? विषय वस्तु है कि बनाए किसकी। जब हम सोच विचार करके निश्चय करते हैं कि आज सब्जी टमाटर की बनाते हैं और उसके बाद सदस्यों के बीच में सोच विचार होता है, क्योंकि जब में ऐसा होता है कि सब्जी किस चीज की बनाए। अब जो एक घर की महिला है वो अपनी सास से पूछेगी, अपनी माँ से पूछेगी, अपने दादी से पूछेगी, अपनी चाची से पूछेगी। तो उसके बाद एक विचार विमर्श होता है। विचार विमर्श होने के बाद निर्णय लिया जाता है किसकी बनाई जाए? टमाटर की बनाई जाए। तो यह जो विचार करना है ये क्या कहलाती है? संक्रिया कहलाती है। कि जो विचार किया उन्होंने इसके लिए, टमाटर की सब्जी के लिए जो विचार किया, ये क्या कहलाता है? ये संक्रिया कहलाती है। यानी उस समस्या का समाधान जो हुआ वो क्या है? जो विचार हुआ समस्या समाधान के लिए वो क्या? संक्रिया कहलाती है। और अब टमाटर की सब्जी बना लेते हैं, तो उसके बाद टमाटर की सब्जी बना लेते हैं तो यह परिणाम यानी उत्पाद प्राप्त होता है। ये क्या होगा?
यह परिणाम प्राप्त होगा, यह उत्पाद प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हुआ? टमाटर की सब्जी प्राप्त हुई। तो इस प्रकार इसको अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है कि तीनों मॉडल किस प्रकार ये काम करते हैं, तीनों जो फैक्टर है वो किस प्रकार काम करते हैं। इसके बाद अगला जो सिद्धांत आता है वो आता है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। अगला सिद्धांत क्या आता है? अगला सिद्धांत आता है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, यानी तरल तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। प्रतिपादक है केटल। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? केटल ने किया था। इन्होंने यहाँ तरल बुद्धि का अर्थ वंशानुक्रम पर आधारित बुद्धि माना, यानी यहाँ इन्होंने क्या माना कि तरल बुद्धि का अर्थ माना वो वंशानुक्रम पर आधारित बुद्धि माना है, जिसका विकास किशोरावस्था तक हो जाता है। जिसका विकास किस तक होता है? किशोरावस्था तक हो जाता है, एवं किशोरावस्था के बाद व्यक्ति की ठोस बुद्धि अर्थात वातावरण अनुभव के द्वारा विकसित हुई बुद्धि माना है। यानी उसके बाद इन्होंने क्या माना? किशोरावस्था के बाद व्यक्ति की ठोस बुद्धि अर्थात वातावरण अनुभव के द्वारा विकसित हुई बुद्धि माना है। केटल के अनुसार बुद्धि वंशानुक्रम एवं वातावरण का ही परिणाम है। केटल क्या कहते हैं कि बुद्धि का जो परिणाम है वो वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण का ही परिणाम है, यानी दोनों की देन ये बुद्धि के रूप में मानी जाती है। तो केटल को एक बार दोबारा देख लीजिए, महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। प्रतिपादक केटल है सरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत के। इन्होंने यहाँ तरल बुद्धि का अर्थ वंशानुक्रम पर आधारित बुद्धि माना, यानी बुद्धि को उन्होंने वंशानुक्रम माना, जिसका विकास किशोरावस्था तक हो जाता है। इनका मानना था कि विकास है वो कहाँ तक हो जाता है? किशोरावस्था तक हो जाता है। एवं किशोरावस्था के बाद व्यक्ति की ठोस बुद्धि, यानी किशोरावस्था के बाद ठोस बुद्धि अर्थात वातावरण और अनुभव के द्वारा विकसित हुई बुद्धि माना है। यानी उसके ठोस बुद्धि क्या बता? वातावरण अनुभव के द्वारा बुद्धि ठोस बुद्धि माना था इन्होंने, और ये किशोरावस्था के बाद मनुष्य वो प्राप्त करता है। और केटल के अनुसार बुद्धि वंशानुक्रम में वातावरण का ही परिणाम है। इन्होंने ये अपना सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो इस प्रकार ये बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, जिनके बारे में आज अपने इस क्लास के अंतर्गत यहाँ पे चर्चा की। और ये जो बुद्धि के सिद्धांत आज इस क्लास के अंतर्गत जो रहे हैं, ये टोटल सिद्धांत नहीं है, आधे सिद्धांत आपको इस क्लास के अंतर्गत बता दिए गए हैं, और बाकी के जो सिद्धांत अपने रहे हैं वो सिद्धांत आगे नेक्स्ट वाली क्लास में अपने रहेंगे। और नेक्स्ट वाली जो 14 नंबर क्लास होगी वो इन्हीं सिद्धांतों से ही शुरू होगी। तो इसलिए 14 नंबर क्लास भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि एग्जाम के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरे सिद्धांतों से पूछे जाते हैं। तो इसलिए आगे जो नेक्स्ट क्लास है वो आप 14 नंबर की रहेगी, वो उस क्लास को अच्छी प्रकार से लगाएं। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहे और आप इन क्लास का लाभ आप उठा सकें। तो आप सभी तो इस चीज का फायदा उठा ही रहे हैं, जो देख रहे हैं लोग जुड़े हुए हैं चैनल के साथ, वो तो इसका फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा जो आपके साथी हैं जो इस चैनल से जुड़े नहीं है, तो उनको भी आप लिंक शेयर करें, उनको भी आप जोड़ें, ताकि वो भी साइकोलॉजी के फर्स्ट ग्रेड, रीट, सेकंड ग्रेड, एच टेट, सी टेट का टोटल सिलेबस जो रहेगा इन क्लासों के अंतर्गत, वो बगैर किसी पैसे के निःशुल्क वो अपने पूरा सिलेबस है वो इस यहाँ से प्राप्त कर सके। तो आप अधिक से अधिक शेयर करें, लिंक को शेयर करें और उन साथियों तक भेजें, ताकि उन लोगों का हम भला कर सकें। हम परोपकार में भी हमारा हाथ होना चाहिए, इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अन्य भी जानकारी यहाँ पे दी जाती है, बीएड से संबंधित, एजुकेशन के तमाम एजुकेशन से संबंधित यहाँ पे जानकारी आती है, स्कॉलरशिप से जानकारी आती है, भर्तियों संबंधित जानकारी आती है, तो वो भी जानकारी समय समय पे उनको मिलती रहे। तो इसलिए लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं। आप सभी को एक बार फिर जो आप तैयारी कर रहे हैं वो आपको लक्ष्य आपको प्राप्त हो, और ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करें। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक और आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।